प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूँ, ये कुंडली आई है मेरे पास नागौर राजस्थान से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। कुंडली का अध्ययन इसलिए आवश्यक होता है और ये इसलिए आवश्यक है, दरअसल प्रत्येक व्यक्ति को अपनी कुंडली दिखानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे आप ज्योतिष में मानते हो या ना मानते हो, चाहे आप आस्तिक हैं नास्तिक हैं, जो भी हैं, इस अनोखे विज्ञान से अपना संबंध आवश्यक रूप से एक बार जोड़ना चाहिए। हमारे दिमाग में जो विचार बनते हैं, हमारे मित्र कम हैं, हमारे शत्रु ज़्यादा हैं, हम परिवार का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे, हमारा विस्तार बहुत विस्तृत है, हमारे समाज के लोग हमें बहुत जानते हैं, पर परिवार में आकर के हम पंगु बन जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर कौन देगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? माता पिता का वाणी का सुख तो बहुत अच्छा मिल रहा है, पर उनसे जैसा और सहयोग मिलना चाहिए जीवन में, वो क्यों नहीं मिलता है? इसका उत्तर कौन देगा? है किसी के पास उत्तर? तो ऐसे प्रश्न जो अनसुलझे हैं, जिनको आप आपके दिमाग में विचार है कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, मुझे उतनी मेहनत का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा विज्ञान देगा? न्यूटन का सिद्धांत देगा? आर्किमिडीज देंगे? कौन देगा? कौन बताएगा कि आखिर इस कारण से आपको आपके क्रेडिट में देर होती है या आप जितनी मेहनत करते हैं आपको उतना नहीं मिलता? तो ऐसे विषयों के, ऐसे प्रश्नों के उत्तर के लिए ब्रह्मदेव ने इस ज्योतिष जैसे महान विषय के बारे में विचार किया और इसके आचार्यों को ऐसे तपस्या करने का बल दिया कि जाओ तुम तपस्या करो और ग्रहों को प्रसन्न करो, और ग्रहों को प्रसन्न करने के बाद उसके बारे में एक ऐसे फलादेश करने का तरीका निकालो, ऐसा या जो भी कहें। इस विषय के कारण ही व्यक्ति को उस प्रश्न का उत्तर मिलता है जहाँ पे जाकर के सारे प्रश्न मौन हो जाते हैं। यहाँ से आपको जीवन के नए रास्ते मिलते हैं, आगे बढ़ने का तरीका मिलता है, माइंडसेट को बदलने का तरीका मिलता है। मेहनत है, पराक्रम है, यश है, प्रतिष्ठा है, सुख है, कैसा है सब कुछ, ये सारी चीज़ें जीवन में। और बच्चों की कुंडली भी आवश्यक रूप से, कोई बच्चा जैसे जन्म लिया उसके बाद तुरंत ही उसके अरिष्ट के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि जब भगवान जन्म लिए थे तो उसके बाद पूतना मारने आई थी। तो वैसे ही हमारे बच्चे जब जन्म लेते हैं उस समय भी उनको ऐसे पूतना मारने के लिए आती है, बिडालिका आती है, ऐसे करके बहुत सारी होती हैं। तो वो आपको और आपके बच्चे को मारने के लिए आती हैं या कष्ट देने के लिए आती हैं, सीधी सी बात है। आइए शुरू करते हैं जन्म कुंडली का अध्ययन। सबसे पहले बात करेंगे इनकी जन्म कुंडली का पंचांग। आषाढ़ माह में इनका जन्म हुआ है। ज्येष्ठ और आषाढ़ माह में जो लोग जन्मे होते हैं वो जब तक अपने घर से दूर नहीं जाएंगे तब तक उनको विशेष यश प्राप्त नहीं होता है, या कई बार वो बहुत ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण करने वाले होते हैं। और वर्षा ऋतु होती है उस समय, इस वजह से वर्षा ऋतु में जन्मे होने से व्यक्ति के दिमाग में बहुत सारे प्रश्न भी बनते हैं। एक होता है जैसे कि प्रोडक्टिव, दिमाग में बहुत सारे प्रश्न की उत्पत्ति हो रही है और व्यक्ति जिज्ञासु होता है। और वो जिज्ञासा सिर्फ अपने विषय में ही नहीं रखता है, वो जिज्ञासा अपने धर्मशास्त्र के बारे में भी रखता है, राजनीति के बारे में भी रखता है, रसायन शास्त्र के बारे में भी रखता है, ब्रह्मांड विज्ञान के बारे में भी रखता है, भूगर्भ विज्ञान के बारे में भी रखता है। वो हर एक विषय को और हर एक प्रश्न का उत्तर अपनी वाणी से देना चाहता है सामने वाले को। गुरुवार को जन्मे हैं, कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है, 10वीं तिथि। गुरुवार यानी कि वार के अधिपति और लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति ही हो गए। और जरा ध्यान से देखें तो इनके ऊपर किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, राहु की दृष्टि है। ठीक है, तो लग्नेश के ऊपर राहु की दृष्टि हो गई, लग्न के ऊपर शनि की दृष्टि हो गई और चंद्रमा के ऊपर भी राहु की दृष्टि हो गई, गुरु की भी दृष्टि है। तो ये बात आगे याद रखिएगा कि ये कैसे व्यक्ति को प्रभावित करेगा। और कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ है रात्रि को 12:10 AM, मतलब 00:10। तो एक तो कृष्ण पक्ष, ऊपर से 10वीं तिथि और ऊपर से रात्रि का जन्म।
शास्त्रकार लिखते हैं कृष्ण पक्ष में दिन का जन्म अच्छा माना जाता है, उत्तम फल देता है, जातक को आगे बढ़ाता है उसको। अब आपके जीवन में जितनी भी परेशानी आएगी वो इन्हीं सभी चीज़ों से आएंगी। अब इसको निगेटिव में क्या रखेंगे कि एक तो जातक का जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ, ऊपर से मध्य रात्रि को हुआ है, और बिल्कुल ही चंद्रमा के ऊपर या लग्न के ऊपर किसी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है। जब जन्म पूर्व काल में जब व्यक्ति का जन्म हुआ तब पूरब दिशा में मीन राशि उदीयमान थी। ऐसे लोग होते आस्तिक हैं, भगवान में बड़ी श्रद्धा रखते हैं, पुराणों में विश्वास रखते हैं, शास्त्रों को समझने वाले होते हैं, ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं, बड़ों का आदर करते हैं। इनका सामाजिक दायरा बड़ा विस्तृत होता है, छोटे छोटे दांत होते हैं, उन्नत नासिका, नाक उठी हुई होती है, घुंघराले थोड़े केश होते हैं, और मछलियों से इनका दिमाग जो है वो भटकता रहता है। मछलियों के जैसा वो एक जगह स्थिर नहीं रहती हैं, वो सदैव चलायमान रहती, चलते चलते ही सो रहे हैं। तो जो ये मीन राशि है, पूर्व दिशा में जन्म के समय पे जातक की कुंडली में मीन राशि बनी, और ये देवगुरु बृहस्पति की गौण राशि बनी, प्रधान राशि तो बनी नहीं। और राशि के अधिपति पूर्व दिशा के स्वामी कौन बने? देवगुरु बृहस्पति। वो कहाँ चले गए? जन्म कुंडली के छठे भाव में। ऊपर से उन पे राहु की दृष्टि चली गई। तो अब क्या हुआ? इस वजह से कि लग्न और राशि पे या लग्नेश के ऊपर जब पापक ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति उसके जीवन में वो प्रायः एक असंतोष की प्रवृत्ति तो नहीं, पर सामान्यतः उसे असंतोष स्वीकार करना पड़ता है, या वो जितनी मेहनत करेगा या उसका कोई भी काम एक बार में नहीं बनेगा। समाज के लोग उससे बहुत अच्छे से प्रभावित हो रहे हैं, उसका काम दूर दूर तक फैला हुआ है, एक शहर से अलग दूसरे शहर के लोग भी उसे जानते हैं, मित्रता उनकी बड़ी अच्छी है। पर एक वक्त पे आने के बाद उसके मित्र, उसके कुटुंब, उसके माता, उसके पिता, उसका भाई, उसके सगे संबंधी, उसके जितने भी हैं, वो सब एक वक्त पे आकर के सरेंडर बोल देंगे और कोई आपके पक्ष में खड़ा नहीं रहेगा। और इसमें उनका कोई दोष नहीं है। यदुपचित मन्य जन्मनि शुभा शुभम तस्य कर्मणः पंक्तु। ये पूर्व जन्म के आपके किए गए कृत्य हैं। कुंडली को समझना ही उसका सबसे बड़ा समाधान है। समझ लिए, अपने अंदर बदलाव कर लिया। अब जरा विषय को देखिए, ये विषय आपको किसी के बारे में नहीं बताता है, ये विषय आपके बारे में बताता है। बहुत ध्यान से समझिए, इस विषय की सहायता से आप दूसरे के बारे में जान सकते हैं, पर जितनी गहराई से आप अपने विषय में जान सकते हैं उतना दूसरे के बारे में नहीं जान सकते हैं। ये रिसर्च का विषय है। पर मूलतया प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली अलग है और प्रत्येक व्यक्ति के जन्म के समय पे ग्रहों की स्थिति अलग अलग है। अंश बदला, कला विगला बदले तो ग्रह के प्रभाव बदल गए, भाव बदल गया, राशियां बदल गई, दृष्टि बदल गए, संबंध बदल गए, युतियां बदल गई। तो एक व्यक्ति के लिए एक कुंडली, ये कितना गंभीर विज्ञान है और कितना आपको एलोकेट किया गया है। आपके प्रकृति की जो ऊर्जा है, जो प्रकृति की क्षमता है, जो प्रकृति की एनर्जी है, वो सिर्फ आपके लिए आपका उसमें ये किया गया है, आपको दिया गया है कि ये आपकी है। आपकी कुंडली के सूर्य ऐसे हैं, आपकी कुंडली की चंद्रमा ऐसे हैं, आपकी कुंडली में मंगल ऐसे फल दे रहे थे, आपकी कुंडली में बुध ये असर कर रहे थे, ये आपका है। इसी वजह से तो जरा ध्यान से देखिए कि एक ही समय पे जन्मा व्यक्ति, दो अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं, दोनों के चरित्र निर्माण अलग अलग होते हैं, वातावरण अलग होता है, एक सुख एक दुख, दोनों बिल्कुल ही अलग, दो कोर हो जाते हैं, दो छोर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये विज्ञान जो है वो पूर्व जन्म से संबंधित है। इसमें पूर्व जन्म के बीज बने रहते हैं और इसमें ग्रह उच्च का बैठा तो उसका ये असर हुआ कि आपको ये करना है, ये मिलेगा, और इसको मेंटेन कैसे करना है। ग्रह नीच का बैठा तो उसका असर कि आपने पूर्व जन्म में ऐसे कृत्य किए थे, इस वजह से आपकी कुंडली में ग्रह ऐसा शत्रु की राशि में है, ऐसा नीच राशि में बैठा है, अब आपको वो दोबारा गलती नहीं करनी है। तो इस विषय को आप सिर्फ वर्तमान तक ही सूचित न करें, वर्तमान तक ही उसे बांध करके न रखें। इसका क्षेत्र बड़ा विशाल है, ये पूर्व जन्म से संबंधित है, वर्तमान को प्रभावित कर रहा है और भविष्य की नींव रख रहा है। हमारे दिमाग में कई बार ऐसा प्रश्न बनता है कि हमारे माता पिता हमें क्यों ऐसा नहीं करते, हमारे पास जो संसाधन है हमने उसका भरपूर लाभ उठाया है, पर फिर भी जितना आउटपुट मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा है। तो इसका कारण है कि जन्म कुंडली को आप जब उसको देखते हैं, जब उसका समग्र अध्ययन करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि ओ ये गड़बड़ी है यहाँ पे, इसके कारण ऐसा है। तो हम अपने ऊपर, हम दूसरों से अपेक्षा अपनी कम कर देंगे। आप जरा देखिए तो शास्त्र का मूल क्या कहता है, हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं किसी दूसरे के प्रति वो भाव न करो, वो व्यवहार न करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद ना हो, और किसी दूसरे से कोई अपेक्षा न रखो सिवाय ठाकुर जी के,
सिर्फ अपने भगवान से, सिर्फ अपने इष्ट से अपनी अपेक्षा रखिए, उनसे भी ना रखिए तो और भी उत्तम बात है। हम सिर्फ अपने कमजोरी पे ध्यान दें, अपनी मजबूती को बना करके रखें, अपने अंदर विनम्रता बना करके रखें, अपना भाव किसी के प्रति न रखें मुझे उससे कुछ मिलेगा। इनपुट देते जाइए, आउटपुट पे स्वीकार मत करिए, आउटपुट को स्वतंत्र छोड़ दीजिए। आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जैसे आप पतंग छोड़ते हैं तो कोशिश करते हैं कि चलो ठीक है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो पतंग का उड़ाने का आनंद है। पर आप अगर उसमें रस्सी छोटी करती जाएंगे, रस्सी अगर पकड़ते जाएंगे, रस्सी को पकड़ के बैठेंगे तो कैसे पतंग फिर ऊंची आसमान को कैसे प्राप्त करेगा? नहीं करेगा। इस वजह से आपको इनपुट देना ही होगा, और फिर बाद में मिले तो मिले, ना तो कोई बात नहीं है, आपने अपना इनपुट तो दिया था। बात कहने का अर्थ यह है। तो इस बात पे यहाँ पे बहुत आवश्यक होगी। तो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि, यहाँ से व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का प्रभाव, व्यक्ति के कुटुंब, व्यक्ति का चरित्र चिंतन, व्यक्ति की अनियमितता, व्यक्ति का जो अनुशासन है, वो सब अब कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी अच्छे कभी बुरे, ऐसा परिणाम देते हुए नजर आएंगे। उतना ही नहीं, आपके जो संबंध हैं वो कभी किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, अगले ही पल वो खराब हो गया। आपका मित्र आज बढ़िया मित्र है, कल परसों वो बदल गया, या उससे मित्रता थोड़ी बदल गई, या उसके प्रति विचार बदल गए। मतलब स्टेटस एक जैसा नहीं है, वो बदल रहा है। और बदलने के कारण कि जो आप जब उसका रिसर्च करते हैं कि आखिर ये क्यों बार बार बदल रहा है, धन एक जैसा क्यों नहीं आ रहा, व्यवहार एक जैसा क्यों नहीं है, हम सुख और दुख में एक जैसे क्यों नहीं हैं, हमारे संबंध लोगों से एक जैसे क्यों नहीं है, माता पिता का व्यवहार हमारे प्रति एक जैसा क्यों नहीं है, तो अंत में बात पता चलती है कि बाबू रे ये तो चंद्रमा खेल रच रहे हैं, और इस कारण से आपके संबंध लोगों से प्रभावित हो रहे हैं, और आपको लगता है कि सामने वाला ऐसा है, जबकि उसमें उसका कोई दोष नहीं है। मैं कल कुंडली देख रहा था, एक बहुत मतलब फैशन डिज़ाइनर की कुंडली थी, उनकी कुंडली में, पत्नी की कुंडली देख रहा था, उनकी कुंडली में मंगल के साथ शुक्र सप्तम भाव में बैठे थे, और उनके पति का शायद कोई विवाहेतर संबंध था। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है पंडित जी? मैंने कहा देखो, आपकी कुंडली का सप्तम भाव मंगल और शुक्र लेके बैठा है, इसका अर्थ है कि सप्तम भाव पति का होता है, तो ऐसा है कि उसके संबंध विवाहेतर हैं, वो व्याभिचारिता के गुण दोष से युक्त है। तो ये हमारा जो हमारी कुंडली के बैठे ग्रह हैं, ये हमारे कारण बैठे हैं, इसमें हमारे पिता का फल नहीं दिखा है। पिता ने ऐसा काम किया, इस वजह से आपकी कुंडली प्रभावित नहीं होगी। आपने ऐसा काम किया, इस वजह से आपकी कुंडली प्रभावित हो रही है, और आपके कृत्यों का परिणाम यहाँ लिखा हुआ है, पिता के कृत्यों का परिणाम उनकी कुंडली में लिखा रहेगा। बात समझ में आ रही होगी। इस वजह से तो कृष्ण पक्ष के 10वीं तिथि के जो चंद्रमा होते हैं, वो व्यक्ति को उसके जीवन में समरसता, एक जैसा रस नहीं रहेगा। वो खटरस है, वो षडरस है, वो बन रहा है, कभी मीठा, कभी तीता, कभी खट्टा, कभी कड़वा, कभी ऐसा, मतलब संबंध भी। और क्यों ऐसा मैं संबंधों पे जोर दे रहा हूँ? क्योंकि ये संबंध का भाव है, द्वितीय भाव से संबंधों का विचार किया जाता है। और जरा ध्यान से देखें तो द्वितीय भाव पे राहु की दृष्टि है और गुरु की दृष्टि है, जो लग्नेश होकर के छठे भाव में बैठे हैं। इसका अर्थ क्या होगा कि लग्नेश छठे भाव में बैठे हैं, किसी भी शुभ ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि नहीं है, और लग्नेश के ऊपर उल्टे राहु की दृष्टि हो गई, तो कहीं ना कहीं लग्न कमजोर हुआ। ये तो गनीमत है कि कम से कम मित्र की राशि में बैठे हैं, अगर ये भी नहीं बैठे होते तो और ये गड़बड़ बात हो जाती। और ऊपर से चंद्रमा, जो आपकी कुंडली के पंचम भाव के अधिपति होते हैं, वो द्वितीय भाव में बैठ गए भाव के अधिपति के साथ। ये भी बहुत अच्छी बात है कि परमात्मा ने आपके मंगल को वहीं बिछा दिया है। अगर मंगल वहाँ नहीं बैठते तो ये बात और भी ज़्यादा खराब हो जाती। जो हैं, जो दिखाई दे रहे हैं मूर्त रूप में, वो दिखाई भी नहीं देते, फिर माता और पिता भी नहीं रहते, मित्र कोई भी नहीं, तब व्यक्ति अकेलेपन में जी रहा होता। पर ये जो थोड़ा बहुत अकेलापन है, जो एकाकीपन है, जो एक अलग सा भाव आता है कि मैं समाज से बिल्कुल अलग हूँ, मुझे छांट दिया गया है, वो इस मीन लग्न के कारण है। और दूसरा, इस चंद्रमा के ऊपर, मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि के कारण है। द्वितीय भाव में अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है, या द्वितीय अगर शुभ ग्रह के साथ बैठे हैं, तो ये अच्छी बात है कि वो हैं, पर मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि राहु की दृष्टि है, लग्नेश पे किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, लग्न पे शनि की दृष्टि जा रही है, और लग्नेश अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं। इस कारण से व्यक्ति के कुटुंब होते तो हैं, उसकी संपत्ति होती तो है, उसके पिता के पास संपत्ति धन रहेगा, पर उससे उसको विशेष फायदा नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय भाव से आपके पूर्व जन्म की संपत्ति का भी विचार किया जाता है।
जन्म कुंडली का दूसरा भाव अगर बलिष्ठ है तो व्यक्ति पूर्व जन्म में भी, पिछले जन्म में भी धनवान था, लक्ष्मी संपन्न से युक्त था, लक्ष्मी संपन्न था, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। पर उस पे राहु की दृष्टि के कारण कई बार वो छिटका है। तो वही सेम स्थिति यहाँ भी है, व्यक्ति के पास धन है पर वो कभी कभी बुढ़ापे में अकेलेपन की तरफ लेके जाएगा। बुढ़ापे में कोई आसपास ना रहे, बिल्कुल ही व्यक्ति अकेलेपन के शिकार में चला जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये चंद्रमा मंगल एक साथ हैं। इस वजह से पूर्व जन्म में धन था, इस जन्म के पूर्व काल में धन था, मध्यकाल तक धन है, बुढ़ापे में ये धन कमज़ोर ना हो जाए। इस वजह से हमें अपने बुढ़ापे के लिए अभी से धन संचय करने की आवश्यकता भी होगी, या उसके प्रति हमें जिम्मेदार होना होगा। नहीं तो कई बार सारे लोग त्याग देंगे, आप अकेले बने रहेंगे, ऐसा हो सकता है। और दूसरा कि कई बार व्यक्ति के दिमाग में, चूंकि चंद्रमा और मंगल पे जब राहु का प्रभाव पड़ेगा तो व्यक्ति बहुत छोटी बात को कई बार बहुत बड़ा मान लेता है। बहुत छोटे से घाव को भी वो फूड़ा को बहुत बड़ा समझ ले। बहुत छोटी सी बात है, उसको वो सोच सोच करके बहुत बड़ा बना देता है। और ये क्यों होता है? मैंने क्या बात कही? इसमें सिर्फ चंद्रमा का प्रभाव है, असर है उनका, ये निगेटिव असर है। अगर कृष्ण पक्ष में होते और दिन में जन्म होता तब शायद ये उतनी अच्छी बात, ये उतनी बुरी बात नहीं होती। लेकिन कृष्ण पक्ष का जन्म है और मध्य रात्रि का जन्म है, इस वजह से व्यक्ति के जीवन में परिवार, कुटुंब, धन, मान, पद, प्रतिष्ठा, स्थिरता, चिरंतन सुख, मित्र का सुख, भाई का सुख, बहन का सुख, माता का सुख, पिता का सुख, चाचा, ताया, ताऊ, मामा, मामी, इन सब के प्रभावों से व्यक्ति को अलग होते देखा जाता है। या कई बार ऐसा उसको एहसास होने लगेगा कि मुझे अलग कर दिया गया है। इस प्रश्न का उत्तर समझना होगा। उसके बाद अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है तो ये मेष राशि का नक्षत्र है। मेष राशि के अंतर्गत इस नक्षत्र की स्थिति बनती है। अश्विनी कुमार इसके स्वामी हैं। ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः, इस मंत्र का जप करना चाहिए। चिरचीटे की जड़ अपने गले में धारण करना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके नियमित दिनचर्या का पालन करना चाहिए। कुटुंबजनों से संबंध बना करके रखना चाहिए और भगवान के मंत्रों का उच्चारण करते रहना चाहिए। क्षत्रिय वर्ण और देवगण होगा, जिसके कारण व्यक्ति में राजसिक और सात्विक दोनों प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और राजसिक के साथ साथ जो सात्विक प्रभाव है उसमें व्यक्ति को लाभान्वित होते देखेंगे। या ये कह सकते हैं कि व्यक्ति एक तरफ ज़्यादा सोच रहा है, एक तरफ अपने पराक्रम के बल पे बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करना चाहता है। वो किसी के द्वारा किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई अपेक्षा और कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता है और वो अपने स्वतंत्र कारोबार से, अपने ही मेहनत से, जरा ध्यान से देखें तो द्वितीय भाव के अधिपति का संबंध सूर्य और केतु से हो रहा है। जब तृतीय भाव के अधिपति का संबंध, क्षमा करें, तृतीय भाव के अधिपति का संबंध जब कभी भी क्रूर ग्रह यानी कि सूर्य या शनि, मंगल, राहु, केतु से संपर्क बना लेते हैं तो व्यक्ति अपने पराक्रम पे विश्वास करने वाला होता है। वो किसी के भरोसे अपने जीवन की यात्रा शुरू नहीं करता है। नवांश कुंडली में वो जो चंद्रमा बैठे हैं वो राहु के साथ हैं और जरा ध्यान से देखें तो उन पे किसी भी शुभ ग्रह की वहाँ भी दृष्टि नहीं है। यहाँ पे जो चंद्रमा बैठे हैं इनसे चौथे घर में बुध बैठे हैं, यहाँ से चंद्रमा जो बैठे हैं वो 10वें घर में शनि बैठे हैं। इस वजह से ये किमद्रुम भंग योग माना जाएगा। पर सामान्यतः अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं तो ये विलक्षणता से व्यक्ति को कुलदीपक योग भी बनाएंगे और व्यक्ति अपने नाम पर अपने प्रभाव के कारण अपने समाज और परिवार का नाम समाज में रोशन करता है। यहाँ ये कुल दीपक योग बनेगा, किमद्रुम योग नहीं बनेगा। केंद्र में ग्रह होने से किमद्रुम दोष भंग हो जाता है, उससे चौथे या 10वें ग्रह हैं तो। और सामान्यतः अगर यही और भी मजबूती से किमद्रुम योग भंग हो जाता जब ये चंद्रमा यहाँ केंद्र में आ जाते तो, और ये राहु के साथ अगर नहीं बैठे होते तो। क्लियर है? यहाँ पर भी आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ पर भी आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है। इस वजह से काफ़ी हद तक आप इसको मान सकते हैं कि लगभग 25% तक व्यक्ति के जीवन में अकेलेपन का एहसास रहेगा। 25 क्या, आधा प्रतिशत, मतलब 50% तक इसे अकेलेपन का प्रभाव कह सकते हैं। और सामान्यतया ऐसा कई बार व्यक्ति के जीवन में उसे किसी का सहयोग प्राप्त नहीं होता है। उसे अपनी गाड़ी स्वयं से ठेलनी पड़ती है और स्वयं से ही चलानी पड़ती है। ये आपकी कुंडली का पंचांग है जिसमें कमजोरी है कि चंद्रमा कमज़ोर है। हालांकि क्षत्रिय वर्ण है और देवगण है, इस वजह से व्यक्ति अंततो गत्वा विजय को प्राप्त होता है, लेकिन अंत में, जीवन के अंतिम हिस्से में अकेलेपन का शिकार भी होते देखा जाता है। और कई बार व्यक्ति को ऐसे छोटे मोटे बीमारियों से परेशान होते हुए भी देखा जाता है। अब आइए मैं आपकी कुंडली के लग्न कुंडली से आपका परिचय करा देता हूँ। अब यहाँ से बात करते हैं। सबसे पहले लग्न का मान 3 अंश 16 कला, मीन राशि का लग्न बना है
और राशि बनी है मेष, मतलब मीन लग्न और मेष राशि। लग्न के अधिपति गुरु, राशि के अधिपति मंगल, दोनों एक दूसरे से नवम पंचम के संबंध में। इससे व्यक्ति की आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक प्रगति बाधित नहीं होती है और व्यक्ति अंततोगत्वा धन के मामले में एक सुदृढ़ता को प्राप्त करता है। बहुत ध्यान से देखेंगे तो जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हैं। चंद्रमा और मंगल कौन है इस कुंडली के? मंगल भाग्य भाव के स्वामी और धन भाव के स्वामी, और चंद्रमा पंचम भाव के स्वामी। तो पंचम और नवम भाव के स्वामी द्वितीय भाव में ये चंद्र मंगल योग जो व्यक्ति के पूर्व जन्म में भी धनवान होने की पुष्टि करता है। और चूंकि उस पे गुरु लग्नेश की दृष्टि है, इस वजह से यहाँ पे उसकी यशस्विता भी प्रदर्शित होती है। यहाँ व्यक्ति बहुत ज़्यादा किसी में घुसा हुआ नहीं रहेगा, स्वयं भी अकेले थोड़ा रिजर्व नेचर का, अधिक धन संचय करने वाला, और चूंकि चंद्रमा और गुरु का संबंध नवम पंचम का है, इस वजह से भाग्यशाली, यशस्वी, कुछ भी ना मिले फिर भी शून्य से शुरू करके अंत तक की यात्रा करने वाला, क्विट ना करने वाला, साहसी होता है, आस्तिक होता है, ऐसा कुछ कृत्य कर दे जिसके लोग उसके मुख पे बड़ाई ना करें पर पीठ पीछे वो प्रेरणा का स्रोत बन जाता है, प्रेरणादायक, प्रेरणा के लायक, लोग उससे सीखते हैं, उसकी कैपेसिटी अच्छी होती है। धन संचय करने में उसका मन काफ़ी लगा रहता है, वो चाहता है कि उसके बाद उसकी संतति धनवान बनी रहे। इतना ही नहीं, वो अपने मित्रों के कारण और समाज में अपने पहचान के कारण भी लोगों के बीच में जाना जाता है। उसका काम कभी रुकता नहीं है, अंततोगत्वा सारे परिणाम उसके पक्ष में आते हैं, चाहे कोई भी मामला हो, यहाँ तक कि कानूनी मामले भी सब उसके पक्ष में आते हैं। सारे काम आरंभ में ऐसा लगेगा जैसे बिगड़ रहे हैं, पर अंततोगत्वा आकर के व्यक्ति जीत जाता है। और वो लोग जो इनके खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, वो अंततोगत्वा उनके मुंह पे माटी लगता है। पक्की बात है, क्योंकि द्वितीय भाव से सिर्फ कुटुंब और परिवार और सुंदरता का ही विचार नहीं किया जाता है, वहाँ से आपके परिणाम का भी विचार किया जाता है। और जरा ध्यान से देखें तो दोनों त्रिकोण के स्वामी एक साथ धन में बैठे हैं, तो पंचम और नवम के स्वामी अगर धन भाव में बैठेंगे तो व्यक्ति को भले ही माता पिता ऐसे सामने से आशीर्वाद ना दे रहे हों, पर पूर्वज जो जितने भी पितर हैं वो आपके साथ खड़े हैं, वो आपके लिए आशीर्वाद देने की अवस्था में वरद हस्त मुद्रा में ही खड़े हैं। और चंद्रमा वहाँ पे बैठे हैं अश्विनी नक्षत्र के 9 अंश के, और मंगल वहाँ 14 अंश के बैठे हैं अपनी राशि के। अगर द्वितीय भाव में मंगल नहीं बैठे होते तो व्यक्ति को आँखों की समस्या होती, कई बार कुटुंब जन में कोई लंबी बीमारी ऐसी चली आती जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में परेशानी बनी रहती। लेकिन मंगल वहाँ बैठे हैं। मैंने द्वितीय भाव के मंगल के बारे में आप लोगों से एक बार चर्चा किया था, उस पर बात बताई थी कि द्वितीय भाव के मंगल अगर धन भाव में बैठे होते हैं या धन भाव के अधिपति होते हो या धन भाव से उनका संबंध बनता हो तो व्यक्ति धन संचय करता होता है। लेकिन एक परेशानी क्या है कि चतुर्थ स्थान में सूर्य, शुक्र और केतु बैठे हैं मिथुन राशि में। तो मिथुन राशि में, धनु राशि में, कन्या राशि में और मीन राशि में जब अधिकांश ग्रह कुंडली के बैठ जाएं, क्योंकि युति कहीं तो हो नहीं रही है, एक तो मेष राशि में हुई और दूसरी युति चतुर्थ भाव में 3 नंबर की राशि में हुई, तो इस अवस्था के कारण कि जब अधिक संख्या में ग्रह, मतलब 2 से अधिक ग्रह जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठे हैं मिथुन राशि में, तो चतुर्थ स्थान में मिथुन राशि बनी है, वहाँ पे सूर्य, शुक्र और राहु केतु के प्रभाव के कारण क्या होगा कि व्यक्ति अवसर चुकता है, उसके हाथ में आएगी चीज़ें और वो उसे नष्ट हो जाएगा, मतलब या उस पर ध्यान न दे, या कई बार अवसर चुकने की प्रवृत्ति बनी रहती है, बाद में पश्चाताप करता रहेगा। तो इस कुंडली की अच्छी बात क्या बनी कि चंद्रमा मंगल द्वितीय भाव में बैठे हैं। वहाँ पे राहु की दृष्टि के प्रभाव के कारण क्या बनी कि वो हैं कुटुंब लेकिन वक्त पे काम नहीं आएंगे। और मीन राशि का प्रभाव ये रहेगा कि व्यक्ति हिसाब किताब करने वाला होगा, क्योंकि सूर्य भी मिथुन राशि में बैठे हैं। हाँ, हालांकि यहाँ पे जो प्रभाव है वो थोड़ा कमज़ोर बन रहा है, बुध चंद्रमा की राशि में बैठे हैं। यहाँ पे कई बार व्यक्ति की बुद्धि वक्त पे काम नहीं आती है, या ये कह सकते हैं कि जो कुटुंब भाव है, जो धन भाव है, जो पूर्व जन्म का धन है, पूर्वार्जित धन, उसका सुख जन्म कुंडली के पंचम भाव से देखा जाएगा। यहाँ पे शत्रुग्रही होकर के बुध बैठे हैं, जिसके कारण व्यक्ति को प्रेम समाज का, प्रेम माता पिता का, प्रेम मित्रों का, मामा मामी का, नाना नानी का, दादा दादी का, जितना भी प्रेम है, जहाँ से भी आपको प्रेम प्राप्त होता है वो शत्रु के व्यवहारों के जैसा या प्रायः कम या आपसे ज़्यादा किसी और को, आपके भाइयों को मिल जाए। यहाँ तक कि भाइयों का प्रेम, माता पिता का, पत्नी का प्रेम, बच्चों का प्रेम नहीं मिलता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचम भाव से, जो कि जन्म कुंडली के द्वितीय भाव का सुख है, वहाँ पे शत्रुग्रही बुध बैठे हैं।
इस वजह से ऐसा होता है। और विलक्षणता क्यों है, बुद्धिमानी क्यों है, यशस्विता क्यों है, तार्किकता क्यों है, धन आपका क्यों है, लोग आपके पास धन मांगने के लिए आएंगे, आप किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ पंचम भाव के अधिपति धन भाव में बैठे हैं। और दूसरा कि धन भाव के स्वामी जो हैं वो धन भाव में बैठे, और तीसरा जो पराक्रम भाव है, पराक्रम भाव का स्वामी धन भाव में बैठा है। पराक्रम सुख दे रहे हैं, धन का सुख। किसी भी भाव का स्वामी अगर अपने भाव से दूसरे घर में जाता है तो उसका सुख बनाता है, वो धनदायक होता है। तो शुक्र इस कुंडली के धनदायक ग्रह बन जाएंगे, ये बात याद। और शुक्र यहाँ नहीं, यहाँ पे यही खाली शुक्र ही नहीं, यहाँ शुक्र जो बैठे हैं वो पंचम भाव का भी बल बढ़ा रहे हैं। मतलब यहाँ पे भी व्यक्ति के जीवन में यश प्रतिष्ठा है, भले वो सामने खुल करके नहीं आए। और बुध जिस भाव में बैठे हैं तो शुक्र ने पंचम भाव का बल बढ़ाया, और बुध जो यहाँ बैठे हैं वो बुध ने जन्म कुंडली के छठवें भाव का बल बढ़ाया, क्योंकि इस भाव के ठीक पीछे बुध बैठे हैं। तो इस वजह से व्यक्ति के शत्रु जो होंगे वो प्राण लेने वाले, जान लेने वाले, बहुत ज़्यादा आपको नुकसान करने वाले नहीं होंगे, वो सॉफ्ट शत्रु होंगे। या व्यक्ति के जीवन में जो शत्रुता बनी रहेगी वो लोगों से वो कभी भी खुल करके प्रकट नहीं होगी। वो सामान्यतः पीछे पीछे ही ऐसे बुराई करते रहेंगे। वो कभी भी आपके सामने आकर के आपसे बैर भाव नहीं प्रकट करेंगे, क्योंकि आपने उनका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। क्यों बिगाड़ते आप? नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि गुरु यहाँ बैठे हैं। यहाँ पे गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति के जीवन में शत्रु हैं जरूर, पर वो सब छुपे हुए हैं, बहुत ज़्यादा वो सामने से नहीं है, पीठ पीछे ही बुराई कर रहे हैं, पर उनसे आपका कोई विशेष नुकसान है नहीं। बुराई से क्या नुकसान है, उल्टे वो आपके पाप का हरण ही कर रहे हैं, आपका पुण्य और बढ़ रहा है। तो ऐसा ये सिद्धांत है। और चतुर्थ तृतीय भाव जो है, तृतीय भाव के स्वामी का चतुर्थ भाव में बैठना शुक्र को धनदायक बना रहा है। और चतुर्थ स्थान के अधिपति का पंचम भाव में बैठना ये भी केंद्र त्रिकोण का योग है। जरा ध्यान से देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी है, पंचम में बैठे हैं, और पंचम भाव के स्वामी यहाँ शुभ ग्रह की राशि बनी है, इसके स्वामी अपने से 10 घर पीछे बैठे हैं। तो ये भी अच्छी बात है। किसी भी भाव का स्वामी अगर कोई शुभ ग्रह बनता हो और यहाँ से वो 4 घर आगे बैठे या 4 घर पीछे बैठे तो ये बहुत बढ़िया बात है। और जरा ध्यान से देखें तो पंचम भाव के स्वामी गुरु से दृष्ट हैं, और पंचम भाव के अधिपति अगर गुरु से दृष्ट हैं तो व्यक्ति को नौकरी, उसका धन, और उसकी संतान, उसकी बुद्धि, उसका विवेक, मंत्र जप, दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरुजनों का आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, भगवान के मंत्रों में विश्वास, ये सब जन्म कुंडली के पंचम भाव से मिल रहा है। तृतीय भाव से आपको धन मिल गया, चतुर्थ भाव से व्यक्ति कंफ्यूज हो गया, और जितना वो चाह रहा है कि लोगों से उसको मिले उतना मिलेगा नहीं। तो आपको सब कुछ अपने से इकट्ठा करना है। यहाँ पे एक कंफ्यूजन का भाव भी है। और ये जो सूर्य बैठे हैं वो मिथुन राशि में व्यक्ति को लेखा जोखा का काम करवाते हैं। पंचम भाव के स्वामी जो हैं वो जन्म कुंडली में धन दे रहे थे, बुद्धिमानी दे रहे थे। छठवें भाव के स्वामी दशम में बैठ दशम को देख रहे थे। छठवें भाव के स्वामी चतुर्थ में बैठ करके दशम को देख रहे थे। केतु के साथ बैठे थे, राहु के संपर्क में थे, शुक्र के साथ थे। तो छठवें और आठवें, जरा सूर्य को देखिए और शुक्र देखिए। शुक्र कौन है? अष्टम भाव के स्वामी हैं, त्रिक भाव के स्वामी हैं, दूह स्थान के स्वामी हैं। तो सूर्य का संबंध किसके साथ बना? अष्टमेश के साथ। तो ये मानसिक शांति का भाव होता है। यहाँ पे अष्टम भाव के भी स्वामी बैठ गए, नेष्ठ भाव का स्वामी बैठ गया, और सूर्य रोगेश होकर के बैठ गए। तो अब माता आपकी चाह करके भी आपके प्रति आशीर्वचन नहीं निकाल पाती हैं, या माता पिता चाह करके भी आपके पक्ष में आकर के खड़े नहीं होते। ऐसा लगेगा जैसे उनके ऊपर किसी का दबाव है, वो किसी के गिरफ्त में हैं, वो किसी के ऑर्डर पे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। या प्रायः एक घर में कन्फ्यूजन का माहौल बना रहेगा, परिवार के लोग इकट्ठा होंगे ही नहीं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि छठवें और आठवें इन दोनों भावों के स्वामी का संबंध जब चतुर्थ भाव से बन जाएगा तो ये एक तरीके से कुहू योग बनाता है, जिसमें परिवार के लोग इकट्ठे नहीं होते, वो दूर 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 से बने रहते हैं ऐसा। और प्रायः छोटी मोटी बीमारियां माता जी को परेशान करेंगी, और कई बार पिता को भी छोटी मोटी बीमारियां परेशान। वंततो बुढ़ापा उनका आपके पास ही बीतेगा, सेवा वो आप ही से लेंगे ऐसा। उसके बाद अगर देखते हैं तो जो केतु बैठे हैं, मैं चतुर्थ भाव पे हूँ, केतु वहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में 6 अंश के बैठे हैं। 10 अंश 40 कला के सूर्य बैठे हैं, जो आपको भ्रमित कर रहे हैं और आपके आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। कई बार जब सूर्य राहु और केतु के संपर्क में आ जाते हैं, या जब कभी भी उनका बल कमज़ोर हो रहा है, किसी गुरु का प्रभाव नहीं है, शुक्र भी बैठे हैं तो नेष्ठ भावों के स्वामी होते हैं। मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव नैसर्गिक रूप से शुभग्रह होने के बावजूद भी मीन लग्न की कुंडली के लिए शुक्रदेव मारक हो जाते हैं, अच्छे भाव के स्वामी नहीं होते, मेहनत कराने वाले ग्रह हो जाते हैं। शांति के लिए आपको बड़ी रगड़ने की आवश्यकता पड़ जाती है। उनके साथ जब सूर्य का संबंध बन जा रहा है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति मन का, बुद्धि का, स्थिरता का, इच्छा उसकी बनी रहती है। वो चाहता रहता है कि मन शांत रहे, वो चाहता रहता है कि घर में कलह का वातावरण ना रहे, वो चाहता रहता है कि घर में बिल्कुल ही नियमित शांति बनी रहे, पर ऐसे में उसको सफलता मिलती नहीं है। और उसके पीछे का कारण है
छठा और आठवां और केतु राहु। इस वजह से यहाँ पे आपको सूर्य की पूजा, बहुत ज़्यादा भगवान के मंत्रों का जप, भगवान के सत्यनारायण भगवान की कथा, गाय की सेवा घर में होती रहे। उसके साथ साथ अगर हो सके तो गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ नियमित रूप से करें। आदित्य हृदय का पाठ रविवार को 21 बार अनुष्ठानिक करें। तांबे के पात्र का दान करें। मूंग, चना, इन सभी चीज़ों का गाय को खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रविवार के दिन नमक का भक्षण कम करें या ना के बराबर करें। नियमित दिनचर्या का पालन करें। सूर्य को अर्घ्य दें। पीले पुष्प की माला सूर्य को अर्पित करें। इतना ही नहीं, देवी कवच का पाठ नियमित रूप से करें। बाकी कुछ करें ना करें, पर इतना जरूर करें। उसके बाद पीले पुष्प की माला मैंने बता दी, और सूर्य को अगर हो सके तो रविवार को कम से कम घी की आरती किया करें। घी का दीपक जला करके उनको आरती दिखाएं। ऐसा अपने घर परिवार में पंचगव्य जो होता है, पंचगव्य गाड़ा जाता है भूमि के अंदर, वो एक बार अपने घर में पूजा कराएं। और साथ ही साथ ब्राह्मणों का आवागमन घर में ज़्यादा करें, मतलब ब्राह्मण का आना जाना घर में लगा रहे, भगवान का पूजा पाठ वगैरह होता रहे, तो इससे घर में शांति का प्रवाह होता है। कपूर की आरती होती रहे, धूप धूनी जलती रहे, ऐसा भी आप कर सकते हैं। अपने घर की सेवा खुद से करें, मतलब झाड़ू और पोछा स्वयं से करें। इसके लिए किसी भी नौकरानी या नौकर की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। उसके बाद शुक्रदेव आपकी कुंडली में आर्द्रा नक्षत्र में बैठे हैं। 13 अंश 59 कला, 14 अंश के होंगे तो बलवान की स्थिति में है। दिग्बली हैं लेकिन अच्छे भाव के स्वामी नहीं है, इस वजह से कई बार वो कलहपूर्ण वातावरण भी दे रहे हैं। हालांकि यहाँ पे वो आपके जीवन में स्थिरता, सांसारिक सुख जिसमें होता है ना, जैसे कि भवन भूमि वाहन आदि का सुख, तो ये सब शुक्रदेव आपको कम से कम देते नजर आ रहे हैं। पर मेहनत के साथ आ जाए, घर पे गाड़ी आ जाए, घर पे भवन बढ़िया हो जाए, पर उसके अंदर का जो कोलाहल है वो शांत करने में शुक्रदेव कष्ट दे रहे हैं, या उसको स्थापित करने में उनका कोई विशेष प्रभाव दिख नहीं रहा है। पंचम भाव में बुध पुष्य नक्षत्र के बैठे हैं। पंचम भाव के अकेले बुध कई बार व्यक्ति को वक्त पड़ने पर उसकी बुद्धिमानी काम नहीं आती है, या वक्त पड़ने पर वो अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। अब मंगल से दृष्ट होने के कारण, राहु से प्रभाव में होने के कारण, शनि से दृष्ट होने के कारण कई बार वो पीड़ित भी हो जाते हैं। ये बात भी समझना होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, ये राहु यहाँ बैठे हैं और ये बुध यहाँ बैठे हैं। अगर इन दोनों का आपस में परिवर्तन हो जाता, मतलब राहु यहाँ बैठ जाते और बुध यहाँ बैठ जाते, तो राहु के दोषों का बुध हनन कर देते। राहु दोषो बुद्धो हन्यात्, राहु के दोषों का बुध हनन कर देते। पर ये बुध त्रिकोण में बैठे हैं, शत्रु की राशि में बैठे हैं, उनके ठीक पीछे सूर्य शनि और सूर्य शुक्र और केतु का प्रभाव है। इस वजह से वो कंफ्यूज हो रहे हैं। और राहु केंद्र में आकर के आपको एक तरफा सोचने वाला, मतलब कर्म क्षेत्र में खूब आगे जाना है, पर घर में कलह का वातावरण बना रह रहा है। तो ये बुध का परिणाम यहाँ पे कमजोरी वाला बन रहा है कि व्यक्ति चाह कर के भी लोगों का इंटरेक्शन प्राप्त नहीं कर रहा, और जितना क्रेडिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है। तो इसमें इतनी सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। छठवें भाव में सूर्यदेव मित्र की राशि में बैठे हैं, और वहाँ वो कई बार व्यक्ति के कारोबार को स्थिरता दे रहे हैं। और एक बार में भले कोई काम ना बने, पर एक के बाद 2-3 बार में व्यक्ति का काम बन जाता है। हालांकि यहाँ पे संतुति वगैरह का सुख भी मैं सामान्यतया बहुत अच्छा देख रहा हूँ। अब आगे और भी बातें बताता हूँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जन्म कुंडली के 7वें स्थान पे आते हैं। 7वें भाव के स्वामी का पंचम में जाना और मंगल से दृष्ट होना, शनि से दृष्ट होना, ये इस बात का द्योतक है कि अगर सप्तम भाव के अधिपति के ऊपर मंगल और शनि जैसे 2 पापक ग्रह की दृष्टि है, जो पहले ही शत्रु के घर में बैठे हैं, इसका अर्थ है कि इसका असर, ये जो यहाँ पे सूर्य शुक्र बैठे हैं, जो आपके संपूर्ण परिवार को इकट्ठा होने में मुश्किलें दे रहे थे, यहाँ पे भी उसका असर देखा जा सकता है। मतलब दाम्पत्य, व्यापार, दिनचर्या, ये कब होगा? जब बुध में मंगल और शनि की दशा एक्टिव होगी, और खास करके राहु भी, क्योंकि राहु भी आपकी कुंडली में इस भाव के चतुर्थ स्थान में ही बैठे हैं। तो किसी भी भाव के चतुर्थ स्थान में अगर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव आ रहा है, तो ये इस भाव की दशा जब एक्टिव होगी, तो ये राहु के कारण ये भाव भी प्रभावित होगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे बुध की जब दशा एक्टिव होगी, तो ये राहु आपके कारोबार को, और यहाँ के बुध शनि और मंगल के संपर्क में आने के कारण आपके दाम्पत्य को, आपकी दिनचर्या को, आपके पड़ोसियों के साथ संबंध को, आपके माता के स्वास्थ्य को भी डिले करेंगे, कमज़ोर करेंगे। अष्टम भाव के अधिपति जो शुक्र हैं वो बैठे हैं सूर्य के साथ। तो मैंने इस पर चर्चा करी पूर्व में कि 6वें और 8वें भाव के स्वामी का एक साथ बैठना ये कई बार कारोबार को कमज़ोर करता है, या उसके प्रति एक जो सुरक्षा का भाव होता है उसको कमज़ोर करता है।
या फिर चूंकि अष्टम भाव के स्वामी के ऊपर राहु और केतु का प्रभाव है तो ये लंबी आयु देने के साथ साथ लंबी चिंता के कारण भी बन जाते हैं। मतलब आयु है, अकेलापन है, तो वो कहीं ना कहीं एक चिंता का कारण ही है। नवम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में जाना, अपनी राशि का बैठना, गुरु से दृष्ट होना व्यक्ति को धर्म में, आध्यात्म में, चिंतन में, कम्युनिकेशन में, दानशीलता, परोपकार, तीर्थ, इन सभी चीज़ों का बल देता है। और साथ ही साथ जब कभी भी गुरु की महादशा में मंगल का और चंद्रमा का अंतर आए या मंगल की महादशा में चंद्रमा और गुरु का अंतर आए तो व्यक्ति तीर्थ, दान, पुण्य, पूजा पाठ, मंत्र जप और मांगलिक धार्मिक कृत्यों में सहयोगी होता है या उसमें वो करने वाला होता है। दशम स्थान के अधिपति के साथ साथ लग्न के अधिपति देवगुरु बृहस्पति छठवें भाव में बैठे हैं। नौकरी मिलती तो पिता के आशीर्वाद से, अगर नहीं मिली तो पिता के आशीर्वाद की कमजोरी। या दूसरा, अगर कारोबार में संघर्षण हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें लेट लतीफ़ी हो रही है, विलंब है या दिक्कतें आ रही हैं, तो इसी राहु और गुरु के कारण है। अगर ये गुरु यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते या यहाँ बैठ जाते, यहाँ भी अगर शनि के साथ बैठ जाते तो ये विलक्षण बात हो जाती। पर यहाँ पे गुरु, चलो ठीक है कि वो अपने मित्र की राशि में बैठे हैं, पर यहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या जरूर दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ से बैठ करके राहुदेव आपके लग्न से केंद्र में आ रहे हैं, लग्नेश अवयोग बना रहे हैं और लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में गुरु राहु से दृष्ट हो रहे हैं और साथ ही साथ चंद्रमा भी राहु और मंगल के प्रभाव में आ रहा है। इस कारण से व्यक्ति की जो कारोबार की स्थिति होती है वो कभी कभी डिले हो, कभी ऊपर आ जाए, कभी अच्छा कभी बुरा, मतलब एक जैसा प्रॉपर तरीके से वो नहीं चलता है। पर सामान्यतः गुरु की दशा चाहे जब कभी भी आएगी वो आपके कारोबार को बूस्टअप करने वाली ही होगी। फिर भी वो व्यक्ति के पास उतना आत्मविश्वास रहता है, उतना आत्मबल रहेगा कि वो अपना काम आगे निकाल लेता है। लेकिन उस गुरु की महादशा में जब कभी भी राहु का अंतर आएगा तो कारोबार को और भी ज़्यादा स्ट्रेस से युक्त रख देता है। एकादशवें भाव और 12वें भाव के स्वामी होकर के शनिदेव इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी होने के कारण मारक ग्रह भी होंगे। चूंकि लग्नेश के मित्र नहीं हैं, स्वग्रही बैठे हैं और बुध जैसे ग्रह से दृष्ट हैं जो कि शुभ ग्रह है, तो 12वें भाव के अधिपति या एकादशवें भाव के अधिपति पे अगर बुध की दृष्टि होती है तो व्यक्ति धन का लेन देन करता है, शेयर बाजार में धन कमाता है, बैंकिंग से धन कमाता है, फिनांस के क्षेत्र से, उसके बाद दूसरों का धन सही तरीके से मैनेज करना हो, जैसे होता है ना आजकल लोग दूसरों के धन को कैसे शेयर बाजार में लगाते हैं उसके बारे में ट्रेनिंग देते हैं, इस तरीके का काम वो करता है। विदेशी कंपनी के विचारों को समझता है, विदेशी पोर्टफोलियो को संभालता है, विदेशी कंपनी के निवेश को समझता है, उसके बाजार को समझता है। तो इस तरीके का जितना भी प्रोग्रेस होता है वो 12वें भाव के बुधदेव आपको देते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्ति की जितनी भी जिम्मेदारी होती है, माता पिता, भाई बहन, पुत्र आदि की, वो सब की संपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन भी करता है। भले उसके प्रति उनकी जिम्मेदारी वो भले दूसरे लोग ना निभा पाएं। जिम्मेदारी क्यों निभाएगा? क्योंकि यहाँ पे सूर्य बैठे हैं जो व्यक्ति को साहस और बल देंगे कि नहीं, लोग मुझे, मेरे प्रति चाहे कितना ही दुर्भावना से ग्रसित हो, मेरे प्रति चाहे कोई कितना ही वैर भाव क्यों न रखा हो, पर फिर भी मैं ऐसा नहीं करूंगा कि मैं उसके प्रति कोई वैर भाव रखूंगा। और ऐसा क्यों होगा? इसके पीछे दो ग्रह कारण होंगे। एक 12वें भाव के अधिपति के ऊपर बुध की दृष्टि और 12वें भाव पे गुरु की दृष्टि, और साथ ही साथ यहाँ पे सूर्य जो बैठे हैं ये व्यक्ति को जिम्मेदारी सिखाएंगे या जिम्मेदार बनाएंगे। ये आपकी कुंडली के 12 भाव हो गए। मैं यहाँ से उठ करके अब यहाँ पे सीधा आपकी कुंडली के दशमांशा चक्र से आपका परिचय कराता हूँ। अब यहाँ से मैं आपका ध्यान आपके करियर पे फोकस करता हूँ कि पारिवारिक बातें हो गई, आप कितने अच्छे हैं ये आप जानते हैं और ये कुंडली भी प्रदर्शित कर रही है। धन है, प्रतिष्ठा है, मित्रता है, सुख है, भवन भूमि है और आपका चरित्र बल है, ये सारी चीज़ें हैं। पर क्या नहीं है? आपका लोगों का संग नहीं है, आपके लोग आपके संग नहीं हैं, साथ नहीं है। और तो कहने के लिए हैं पर वक्त पड़ने पे वो नहीं। ये तो आप अभी तक समझ गए। दूसरा, इस कुंडली के नेचर को कारोबार की दृष्टि से अगर समझते हैं तो धनु लग्न की कुंडली बनती है जो यहाँ के दशम भाव के स्वामी हैं। शास्त्रकार लिखते हैं लग्न कुंडली के धन और लाभ भाव के स्वामी का संबंध अगर धन से हो जाए, यहाँ के लाभेश यहाँ के धनेश हो रहे हैं और यहाँ के दशमेश यहाँ के लग्नेश हो रहे हैं, तो व्यक्ति स्वाभिमानी होगा। इस वजह से आपको कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। दूसरा, किसी के ऊपर आश्रित होने का कोई विशेष बल इस कुंडली के पास नहीं है। आप स्वतंत्र कारोबार भी कर सकते हैं। पार्टनरशिप में हैं, लाभ है तो ठीक है, नहीं तो आप तोड़ करके आगे बढ़ सकते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ जो कभी कभी घर्षण होता है, जो कभी कभी धन की कमी महसूस होती है,
बाय नेचर ये कुंडली आपको धन देगी, क्योंकि दशमांसा कुंडली के लग्नेश धन भाव में ही बैठे हैं। और बाय डिफॉल्ट आप मेहनती हैं, क्योंकि यहाँ राहु कुंभ राशि में बैठ करके आपको तीव्र पराक्रमी बना रहे हैं। पर यहाँ का जो सुख है, जो कारोबार किया, मेहनत किया, जो धन प्राप्त किया, और उसके बाद जो निश्चिंतता आती है, उस भाव का अधिपति देखिए नीच का है। तो कुंडली की प्रकृति कैसी बनी कि आप धनवान बनेंगे, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, इसके बारे में बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। और आपसे जीवन भर ये कर्म क्षेत्र मेहनत लेता रहेगा, आप सदैव उसके प्रति मेहनती बने रहेंगे, कृतज्ञता बनी रहेगी, कठोरता से मेहनत करेंगे, पूरे जिम्मेदारी से मेहनत करेंगे और 100% के साथ मेहनत करेंगे। वो राहु दे रहे हैं। पर ये जो मानसिक सुख है, जो असुरक्षा का भाव है, ये गुरु के कारण कमज़ोर हो रहा है। तो आपकी कुंडली के हिसाब से आप चाहें तो गुरु का रत्न धारण कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें कोई रत्न की अलग से आवश्यकता नहीं है। जितना ज़्यादा रत्न पहनेंगे उतना मानसिक दबाव बढ़ेगा। सिर्फ एक गुरु का रत्न और एक 3 मुखी रुद्राक्ष। इसके अतिरिक्त इस कुंडली को मंत्रों की आवश्यकता है। गुरु मंत्र का जप करिए, नियमित दिनचर्या का पालन करिए, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करिए, गाय की सेवा करिए और अपने घर परिवार, जो आपका घर है जहाँ पे आप रहते हैं, उसकी सफाई खुद से करिए। दशमांसा कुंडली के पंचम भाव में बुध अकेले बैठे हैं, ये ठीक नहीं होते। यहाँ पे भी पंचम भाव में अकेले बैठे थे, यहाँ पर भी यही कई बार आपके बुद्धिमत्ता को वक्त पे तार कर देता है, कमज़ोर कर देता है। और दरअसल पंचम भाव में अकेले बुध व्यक्ति को बुद्धिमान होने के बावजूद उसकी बुद्धिमानी का वो सरलता से, बड़ी सहजता से लाभ नहीं उठा पाता है। 6वें भाव में शनि बैठे हैं, जहाँ के अधिपति शुक्र बैठे हैं 11वें भाव में। ये तो अच्छी बात है। ये कम से कम आपको इतना दिखा रहे हैं कि धन भाव के स्वामी हैं, 6ठे में बैठे हैं, तो व्यक्ति कभी कभी रस महसूस करेगा शनि की दशा में। लेकिन अंततोगत्वा चाहे वो कितना ही रस क्यों न प्राप्त करे, ये शुक्र और यहाँ के शुक्रदेव आपको देंगे। कुछ लोगों के सहयोग से, कुछ पत्नी के सहयोग से, कुछ मित्रों के सहयोग से, कभी कभी कुछ चीज़ें अगर नहीं मिलता है तो भी आपका पराक्रम इतना है, क्योंकि राहु की दृष्टि यहाँ पे शुक्र को जा रही है। शुक्र स्वग्रही है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कारोबार में जितने ऊंचे लक्ष्यों का निर्धारण कर रहा है, वो शुक्र की दशा में और राहु की दशा में उसे प्राप्त हो जाएंगे। इतना ही नहीं, सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, सप्तम भाव के स्वामी का द्वितीय भाव में बैठना, सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना, ये कई बार विवाह को कमज़ोर भी करते हैं। यहाँ पे सप्तम भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे थे, शुक्र से दृष्ट थे, धनु लग्न की कुंडली के लिए शत्रु होते हैं। इस वजह से कई बार पत्नी भी, कारोबार में उनका विशेष सहयोग तो प्राप्त नहीं होता, सामान्य सहयोग मिलता है। मैं उसे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा, पर सामान्यतः एक बात जो अच्छी बनी है, यहाँ पे चंद्रमा स्वग्रही हैं और गुरु से दृष्ट हैं। जरा ध्यान से देखें तो चंद्रमा अपनी राशि के और गुरु लग्नेश होकर के चंद्रमा से दृष्ट हो रहे हैं। गुरु चंद्रमा का सहयोग दशमांसा कुंडली को यशस्विता प्रदान कर रहा है। तो गुरु की दशा, चंद्रमा की दशा, मंगल के साथ सूर्य के साथ शुक्र की दशा आपके करियर को आगे बढ़ाने वाली होगी। जबकि सूर्य के साथ चंद्रमा, राहु, शनि और मंगल की दशा दाम्पत्य के लिए कमज़ोर करने वाली होंगी। जबकि आपके पर्सनल अगर आपके बारे में मैं बता दूं तो शनि, मंगल और गुरु और काफ़ी हद तक शुक्र आपको लाभान्वित करने वाले ग्रह के रूप में जाने जाएंगे। अगर दान पुण्य करना हो तो अश्विनी नक्षत्र में दान कर सकते हैं। ऐसे विशेष अंक के आधार पर आपकी कुंडली का 1 और 3 अंक अच्छा रहेगा। धन कमाने के लिए आपकी कुंडली पूर्व दिशा की यात्रा कर सकती है। बहुत ज़्यादा दूर जब तक जाएंगे, जब तक अपने घर से थोड़ा दूर नहीं जाएंगे, तब तक ये काम बनेगा नहीं। विदेशों से धन कमाना, विदेशी कंपनी के मेथड को समझना आपकी कुंडली के धन को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकती है। इसके साथ साथ शेयर बाजार, बैंकिंग, दूसरे के धन को स्वीकार करना, उसको सही जगह पे लगाना और प्राइवेट फिनांस से जोड़ करके अपना काम आगे बढ़ाना भी आपकी कुंडली में बनता है। इसके साथ साथ आपकी कुंडली में नक्षत्र के आधार पर आर्द्रा, पुष्य, भरणी और पुनर्वसु, मृगशीरा, उत्तराषाढ़ा ये किसी भी कार्य को करने के लिए उत्तम रहेंगे। अंक मैंने 1 और 3 बताया है। दिन गुरुवार, मंगलवार और सोमवार, ये तीनों दिन वार आपके लिए अच्छे रहेंगे। घर जिसमें आपको निवास करना चाहिए उसके आधार पर उत्तर दिशा का फ्रंट आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मित्रता कर्क और वृश्चिक वालों से करना चाहिए। अभी वर्तमान में चंद्रमा की दशा चल रही है, 1-2 बार अभिषेक करा दीजिए, मोती की माला धारण कर लीजिए, लाल चंदन की माला धारण कर सकते हैं, शंख का दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को शंख दीजिए, पुस्तक दीजिए, ग्रंथ का दान करिए, है ना, ऐसे ग्रंथों का दान करिए। अपने निकट गीता जी का आश्रय अपने जीवन में लाइए। जहाँ पे सोते हैं वहाँ रोज़ दिन रात को सोते समय गीता जी के 5वें अध्याय का पाठ करें और स्नान करने के बाद जब पूजा स्थल पे जाते हो तो गीता जी के 11वें अध्याय का पाठ लगातार
18 दिन या लगातार 11 दिन करके देखें। दीपक जलाएं घी का। ऐसा करने से कुंडली आगे बढ़ जाएगी। रत्न में विशेष मैं रत्न आपको बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ एक पुखराज धारण करना है, मोती की माला, रक्त चंदन की माला धारण करिए। एक 3 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। अष्टक वर्ग के आधार पर व्यक्तित्व ठीक है, धन रहेगा, एकाकीपन बुढ़ापे में रहेगा। जब तक आपका कोई काम बन न जाए तब तक किसी के बारे में कोई सवाल उसके बारे में ना पूछें और ना तो उसे किसी को बताएं। पराक्रमी आप 100% हैं। इकट्ठा भी आप लगभग कर लेंगे। बुद्धि लोगों को पहचान नहीं पाती है, इस वजह से धोखा खाती है, इस वजह से सावधान रहें। मित्रता आपकी अच्छी है पर सामान्यतया वो किसी काम की नहीं है, सीधी बात है। व्यापार और नौकरी में व्यापार ज़्यादा अच्छा होगा, नौकरी नेचुरल ठीक ठाक है पर व्यापार ज़्यादा अच्छा है, स्वतंत्र कारोबार। इसके साथ साथ हमें कंसंट्रेशन पे फोकस बढ़ाना है। हम अपनी निद्रा अच्छी रखेंगे, प्राणायाम करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे और मंदिर का दर्शन करेंगे। बजरंग बली के 12 नामों का उच्चारण प्रत्येक दिन करेंगे। इसके साथ साथ अपना फोकस हम बढ़ा रहे हैं और बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी भी दशम स्थान के राहु के कारण हो रहे हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठाकुर जी के हाथ में अपनी डोर सौंपिए, धीरे धीरे आगे बढ़ जाएंगे और प्राप्त आप लगभग कर जाएंगे, इसमें ज़रा भी संशय वाली बात नहीं है। जिम्मेदारी आपकी पूरी हो जाएगी, मैंने वो बता रखा है। क्लियर है? अब मैं आपकी कुंडली में एक बार अरिष्ट चक्र पे, आपका तिरत्रिन सांसा चक्र पे देख लूँ। हार्मोन डिसबैलेंस ना हो, नियमित दिनचर्या का पालन होता रहे, उसके साथ आयु अच्छी है, मृत्यु भी सुखद है। भवन भूमि वाहन से संबंधित अगर कोई काम करना हो या खरीदना हो तो बुध के साथ गुरु की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। माता का सुख ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है, पिता थोड़े अनुशासित हैं या उनका सुख सामान्यतः कमज़ोर है। संतति वगैरह का सुख आपकी कुंडली में 100% है, उनको लेकर के बिल्कुल भी चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ आपसे निश्चित रूप से होता रहेगा। मृत्यु के बाद देव लोक में जाने की स्थिति बन रही है। अब जैमिनी ज्योतिष के आधार पर कुछ और सिद्धांत बता दूं। आपकी कुंडली में आत्मकारक ग्रह यानी कि सर्वोत्तम अंशों के साथ जो ग्रह बैठा है वो शनि है, वक्री हैं, 24 अंश के हैं। इस वजह से 100% ये यहीं का परिणाम करेंगे। 12वें भाव के स्वामी होकर के 11वें भाव में बुध से दृष्ट है, लग्न को देख रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति के पास जिम्मेदारी रहेगी, उसका धन गलत जगह पे खर्च नहीं होने देंगे। नवमांश कुंडली में वो शनि सिंह राशि में जा रहे हैं, इस वजह से शनि की दशा कई बार आपको ऋण में ले जाने वाली, परेशान करने वाली और उदासीन रखने वाली हो सकती है। जबकि आपकी कुंडली में अमात्य कारक ग्रह के आधार पर अगर बात करते हैं तो आपकी कुंडली में 15 अंश के साथ देवगुरु बृहस्पति लग्नेश हैं। इस वजह से उनकी दशा काल में व्यापार, दाम्पत्य, परिवार, दिनचर्या और आपका प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा। लग्न कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी स्वग्रही हैं। नवांश कुंडली में वो बनते हैं अपनी ही राशि में बैठे हैं, यहाँ पे अपनी राशि में, यहाँ मित्र की राशि में। इस वजह से मंगल या भाग्य आपकी कुंडली में 100% अच्छा है। बजरंग बली की पूजा आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहेगी। वैसे इष्ट के आधार पर आपको भोलेनाथ की पूजा भी करनी चाहिए। नवांश कुंडली में शनिदेव जहाँ बैठे हैं उसके ठीक पीछे की राशि के आधार पर यह तय होता है। क्लियर है? उसके बाद आपकी कुंडली में इतनी सारी बातें मैंने बता दी हैं। होरा चक्र के आधार पर अगर मैं बात कर दूं तो आपकी कुंडली में गुरु और बुध की दशा मानसिक शांति देने वाली रहेंगी, जबकि इसके अतिरिक्त शनि, राहु, केतु, चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के साथ मंगल की दशा स्ट्रेस देने वाली, मेहनत करके परिणाम देने वाली, ऐसे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ऐसा सोच लीजिए, आपका धन है जो पूर्व में आपने कमाया था, उसको कमाने के लिए फिर से वापस प्राप्त करने के लिए व्यक्ति मेहनत करता है और आप उसकी मेहनत कर रहे हैं। आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। ये शुक्र देंगे, यहाँ पे शनि देंगे, यहाँ शुक्र देंगे और यहाँ के शुक्रदेव की राशि देगी। इस वजह से निश्चिंत होकर के जीवन को आगे बढ़ाइए। तब तक के लिए कभी कभी सफ़ेद चंदन शिव जी पे अर्पित कर दिया करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।